हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी, एक जबरदस्त रणनीति को डिस्कस करने के लिए, जो होगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए, प्रीलिम्स 2024 के लिए, कि आखिर हम लोग कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारा प्रीलिम्स 2024 क्लियर हो जाए। क्योंकि प्रीलिम्स 2024 का क्लियर होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हमारा जो आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, सिविल सर्वेंट बनने का जो सपना है, वो बिना प्रीलिम्स क्लियर किए पूरा नहीं हो सकता है। तो प्रीलिम्स तो क्लियर करना ही है। आखिर इन जो लास्ट महीने हैं, जो लास्ट बचे हुए महीने हैं, 4 महीने हैं, इनमें हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाए हैं, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि प्रीलिम्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। और याद रखिएगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, ये बड़ी साइंटिफिक स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है, बहुत ही वैज्ञानिक रूप से इन रणनीति को तैयार किया। अगर आप इसे अपनाते हैं और पूरी मेहनत करने को तैयार है, तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज लेकर आया हुआ है, जिसमें जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आप स्टार्ट होंगे। और इसमें अगर आपकी अभी तक तैयारी पूरी नहीं है, अधूरी सी आपको लग रही है, आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपसे छूट गए हैं, अगर कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है जो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने में बाधक आपको लग रहा है कि आपका हो सकता है प्रीलिम्स ना क्लियर हो पाए, अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत महसूस हो रही है, तो आपके लिए स्पेशली पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लेकर आए हैं, जिसमें 2 स्पेशल कोर्सेज आपके लिए है। एक रिग्रेस प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स है, जिसके अंदर आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया जाएगा, आपसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा आपके टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट की ऑल इंडिया रैंकिंग आपको बताई जाएगी, साथ ही साथ पूरा का पूरा सीसैट रिवाइज कराया जाएगा, उनकी प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर जो है आपको मंथली जो करंट अफेयर मैगजीन्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ वो करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा, जो भी आपके पिछले बीते हुए वक्त में जो भी करंट अफेयर है उनको डिस्कस किया जाएगा। मार्च अप्रैल तक जो भी आपका करंट अफेयर है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो हर तरीके से मतलब फुल प्रूफ तैयारी जो है वो कराने के लिए ये जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों के लिए बड़ी नॉमिनल फीस पर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। और ये जो कोर्सेज हैं, ये अगर आपको लगता है कि आप की तैयारी कहीं लैक हो रही है, कहीं कमी आ रही है, तो आप इन कोर्सेज को बड़ी नॉमिनल फीस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रैश कोर्सेज भी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिसमें वही सारी की सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया जाएगा। इसके अलावा आपके ऑल इंडिया टेस्ट लिए जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, इसके अलावा सीसैट को पूरा कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो है कहीं पर जो आप गलतियां कर रहे हैं आपको बताई जाएंगी, और जिससे कि आप उन गलतियों को सुधार कर अपने प्रीलिम्स, अपनी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरीके से फुल प्रूफ बना सकें, जिससे कि आसानी से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं, ये आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहे हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है। इसके अलावा ये जो कोर्सेज हैं ये कुछ ऑफलाइन सेंटर्स पे भी अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन तो अवेलेबल हैं ही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनको आप देखें, इनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगी, आप उसको देखकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो याद रखिए कि प्रीलिम्स का क्लियर करना बहुत जरूरी है। यहां पर पहुंचने के लिए, यहां पर लबासना पहुंचने के लिए, लबासना की ये दिसंबर की फोटोग्राफ है, जब लबासना में बर्फ गिरने लगती है, और साथ ही साथ ये जो लबासना है जहां पे ट्रेनिंग आपकी होगी कल फ्यूचर में, तो ये और भी बेहतरीन खूबसूरत हो जाता है। वैसे तो खूबसूरत है ही, लेकिन इस दिसंबर के महीने में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। तो ये सपनों की जगह है। यहां पर पहुंचने के लिए आपको अपना सब कुछ डेडिकेट करना पड़ेगा, यूपीएससी पहले प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कीजिए, फिर मेंस में बैठिए, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट दीजिए, और फिर यहां पहुंच जाइए
जाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। फिर उसके बाद देश की सेवा करिए, फिर उसके बाद समाज की सेवा कीजिए, और जो कुछ भी आपने अभी तक सपने देख रखे हैं इस देश और समाज को लेकर, वो सब पूरा करने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, और यहां पहुंचने का भी मौका मिलेगा। लेकिन सब कुछ आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, बस ठान लीजिए कि आपको करके दिखाना है। तो अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं उस स्ट्रेटजी पर कि आखिर यह स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो हमारे प्रीलिम्स को के क्लियर करने में हमारी मदद करेगी। तो मैंने इसको बड़ी साइंटिफिक तरीके से, बड़े वैज्ञानिक तरीके से इसको बांटा है। मैंने दो पार्ट इसके कर दिए हैं, तैयारी के 2 पार्ट। बचे हुए जो भी महीने अभी बचे हुए हैं दिसंबर से लेकर मई तक के जो महीने हैं उनको 2 भागों में मैंने विभाजित किया है। पहले कुछ महीनों में आपको तैयारी कुछ अलग तरीके से करनी है, लास्ट के कुछ महीनों में आपको तैयारी अलग तरीके से करनी है। तो मैं उस स्ट्रेटजी को यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दिसंबर से मार्च तक का जो वक्त होगा, दिसंबर इस ये लास्ट है, तो इसके बाद जो है वो समझ लीजिए कि जनवरी से मार्च तक या दिसंबर लास्ट से लेकर मार्च तक का जो वक्त होगा, इसमें आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, उनको वैसे ही पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं उनको रिवीजन के लिए हफ्ते में 1 दिन निकालिए, 2 दिन निकालिए, उनको रिवाइज कीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट इस वक्त आपके नहीं क्लियर हुए हैं, जो आपके बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार नहीं है, उनको जो स्टैंडर्ड बुक है, जो मानक बुक है, ठीक है, उनसे पढ़िए। कोई कुंजी, कोई नोट्स, कोई फास्ट ट्रैक चीजों से अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो सब्जेक्ट आपने अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप मानक बुकों को पढ़िए, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। हमको क्या लगता है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ हम हर एक चीज को कॉपी में नोट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप बहुत पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसी बुक में उसे अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए। एक बार जब आप उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद जो उस चैप्टर की या उस पेज में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर लग रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये पॉइंट आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, उसके बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे, मतलब उसको पॉइंट में लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। साथ ही साथ ऐसे कोड वर्ड्स में लिखिए जो आप समझ पाएं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में, जब आप लास्ट टाइम, जब नेक्स्ट स्टेप पर आपका रिवीजन हो, 1 महीने पहले जब आप रिवीजन करें, तो आपके पास पूरी पोथी ना भरी हुई हो, बल्कि बिल्कुल छोटे छोटे पेपर्स हों, जो एक ही पेज के अंदर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो, जिससे कि आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर पाएं। तो जो पॉइंट आपको लगते हैं कि आपसे भूल गए हैं, आपसे मिस हो रहे हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को उन शॉर्ट नोट्स में तैयार करने की कोशिश कीजिए, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी जो मानक जो भी विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, उन सबको स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, या आपने जो भी अगर कोचिंग क्लासेस कर रखी हैं तो जो क्लास नोट्स हैं उनसे पढ़िए, और जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे को भूल जाते हैं या बहुत आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ उनके पॉइंट्स बनाकर अपने नोट्स में उनके पॉइंटर नोट्स तैयार करने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट पॉइंट्स जितने शॉर्ट हो सकें उतने शॉर्ट में, छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। और ऐसा मत सोचिए किसी दूसरे को दिखाना है, आपको पढ़ना है उसे, आपको रिवाइज करना है, तो अपनी लैंग्वेज में उसे तैयार कीजिए। कोड वर्ड्स डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज में उसको तैयार कीजिए। तो सबसे पहले अभी यह करना है, जो सब्जेक्ट नहीं तैयार है उनको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस रखना है, करंट अफेयर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ते रहिए। अगर आप मैगजीन से तैयार कर रहे हैं तो मैगजीन से भी करंट अफेयर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर फोकस क्वेश्चंस आते ही हैं, खासकर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खासकर की इकोनॉमिक्स, खासकर की एनवायरमेंट, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इनमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, चाहे वो न्यूज़पेपर से पढ़िए, चाहे वो मासिक पत्रिका से पढ़िए। और याद रखिए कि सिर्फ करंट अफेयर में डेट, दिन, तारीख या स्थान को याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी, मान लीजिए कार्टी सेल थेरेपी है, अगर चर्चा में आजकल है कार्टी सेल चिकित्सा, तो कार्टी सेल चिकित्सा होती क्या है, ठीक है, साथ ही साथ ये जो जीन चिकित्सा है, ये जीन चिकित्सा होती कैसे है, ठीक है, जीन चिकित्सा में जीन क्या होता है, चिकित्सा क्या होती है, मतलब उसका पूरा बेसिक, उसका पूरा आधार भी समझने की कोशिश कीजिए। तो जो भी करंट अफेयर मैगजीन आप उठाएं या करंट न्यूज़पेपर में पढ़ें, उसके आसपास की सारी
चीजों को जानकारी लेने की कोशिश करिए। और अगर आपको वहां से नहीं मिलती है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहां पर की गई, कब की गई। उससे ज्यादा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या है, कैसे है, उसके पीछे उसका बेसिक, उसका आधार आपको पता होना चाहिए किसी भी करंट अफेयर का। बात समझ में आ रही है? तो मतलब यह है, करंट अफेयर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, उसके आसपास उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, दिन तारीख समय स्थान को ही नहीं रटना है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और यूपीएससी टेस्ट श्रृंखला से एमसीक्यूज को नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहिए। इस वक्त आपका एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपके चैप्टर टॉपिक वाइज होनी चाहिए। टॉपिक वाइज मतलब जैसे आप इस वक्त साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करिए। साथ ही साथ कुछ नए पेपर्स आपको मिल रहे हैं, या कोई मॉक टेस्ट आपने ज्वाइन कर रखा है, आपने पीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, या कहीं का भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, तो उसे पढ़ने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। तो आप जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का फिर जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उन्हें देख लीजिए, और साथ ही साथ कुछ आपके मॉक टेस्ट में जो पूछे गए हैं सवाल है उनको भी उस चैप्टर वाइज देख लीजिए। तो अभी चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जो है वो मॉक टेस्ट लगाइए, और साथ ही साथ अपना पिछले वर्षों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद साथ ही साथ सीसैट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए भाई, सीधी सी बात है, सीसैट जो है आसान नहीं है, ना इंग्लिश माध्यम के लिए ना हिंदी माध्यम के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सी सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, जीएस शानदार तरीके से उनका हो जाता है, लेकिन उनका सीसैट क्लियर नहीं हो पाता। तो सीसैट को बिल्कुल हल्के में मत लेने की कोशिश कीजिए। सीसैट प्रैक्टिस का एक विषय है जिसे प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिसकी का अभ्यास करना जरूरी है, और उस अभ्यास के लिए आपके पास ये जो 4-5 महीने हैं ये इतने तो लगेंगे ही, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको सीसैट क्लियर करना है तो सीसैट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, साथ ही साथ सीसैट में बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स आती हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपको बहुत सारी ऐसे टेस्ट आपको प्रोवाइड करता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस तरीके के टेस्ट को देते रहिए, साथ ही साथ घर में प्रैक्टिस करते रहिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक प्रैक्टिस कीजिए, होल प्रैक्टिस कीजिए, पूरा सीसैट पेपर प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपको ये बात आप ये रख लीजिए, अपने टाइम टेबल में कर लीजिए कि सीसैट की रोज मुझे 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी ही है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए, सीसैट की प्रैक्टिस करते रहिए। तो दिसंबर से मार्च तक का मामला यही है। मैंने क्या बताया, इसको मैं शॉर्ट कर दूं। जो भी मानक बुक्स आप पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, उससे जो भी सब्जेक्ट आपके तैयार नहीं है उनको पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आप जो है रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए, पूरा उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। सीसैट की तैयारी इग्नोर मत कीजिए, सीसैट पर फोकस कीजिए। अब ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अप्रैल से मई तक आप क्या कर सकते हैं। अब मैं ये मानता हूं कि आपके मार्च तक आपका सारे सब्जेक्ट तैयार हो चुके होंगे, आपने उनको 1-2 बार पढ़ लिया होगा, शानदार तरीके से पढ़ लिया होगा, उनके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी लगा लिए होंगे, उनके जो एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं उनको भी आपने लगा लिए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो अब और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो गए होंगे। तो आप जो अप्रैल से महीने में जो वक्त आपके पास बचा हुआ है, इसमें कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें। इस जो 1 से 1.5 महीने का वक्त आपके पास रहेगा, इसमें जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने खूब पढ़ लिया, याद कुछ ना रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि आपका जो सक्सेस होने की जो की है, जो कुंजी है, वो क्या है, रिवीजन है। तो जितना रिवीजन हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, छोटे छोटे A4 साइज के जो पेपर्स लीजिए, उसी में नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब आपने जो इस वक्त जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, और उसको पॉइंटर वाइज लिखिए, आप उसको डिजाइन
लाइन वाइज उसको कुछ जैसे होता है मेमोरी जो आप पिक्चर्स खींचते हैं जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाता है, या शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं अपने हिसाब से, अपने कुछ कोडवर्ड्स देकर, उस हिसाब से आप जो नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं नोट्स को अभी तैयार कीजिए और इसको लास्ट अप्रैल मई के वक्त पर रिवाइज कीजिए। बार बार पढ़िए, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको भूल जा रहे हैं उनको लिख लिख कर याद कीजिए, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इस वक्त आप सभी विषयों पर रिवीजन करिए। अपने जो कमजोर पॉइंट हैं, जो नहीं आपको याद हो पा रहे हैं, जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, उनके बार बार रिवीजन कीजिए। तो ये जो वक्त होगा ये सिर्फ रिवीजन का होगा, कुछ नया पढ़ने का वक्त नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर कुछ नया पढ़ेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती जाएगी, लेकिन याद आप नहीं रख पाएंगे एग्जाम के वक्त में। और यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, वो जब पेपर एक क्वेश्चन मिलता है तो वो जब तक आपका की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एक हाईएस्ट लेवल तक नहीं क्लियर होती है तब तक आप उस क्वेश्चंस को नहीं हिला सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीसैट की आप तैयारी जारी रखेंगे, सीसैट की प्रैक्टिस जारी रखेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहेंगे। रोज आप एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए सीसैट का, बिल्कुल सीसैट को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। पहले तो टॉपिक वाइज दे रहे थे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब फुल लेंथ का सीसैट का मॉक टेस्ट जरूरी है देना। इसके अलावा जो जीएस का मॉक टेस्ट है, ठीक है, उसका भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन मैं इस पर एक बात और भी बताऊंगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन यह है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप घबरा जाएं नहीं सर, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। नंबर ऐसा, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके फुल लेंथ जब वो मॉक टेस्ट देते थे लास्ट के महीनों में बहुत खराब नंबर आते थे, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन फाइनली उनका प्रीलिम्स भी निकला, वो जो है उन्होंने मेंस में भी बहुत अच्छा किया। तो ये कोई ये चीज नहीं है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में बुरे नंबर आ रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट अपना उसका एक अलग स्टैंडर्ड होता है, यूपीएससी के पेपर का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। यूपीएससी का पेपर सारे मॉक टेस्टों को डॉज करता हुआ एक अलग तरीके का पेपर आपको नजर आएगा जब यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में आप यूपीएससी का पेपर देंगे। तो याद रखिएगा, मेरी बात आपको याद आएगी कि चाहे कितने भी अच्छे, कितने भी स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, लेकिन यूपीएससी के पेपर का लेवल अलग ही होता है, अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए, अलग तरीके का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत टफ होता है, बल्कि आप जो क्वेश्चंस यहां पर मॉक टेस्ट में लगा के जाते हैं उनसे बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप देखेंगे कि किसी भी मॉक टेस्ट की उसकी बराबरी नहीं होती है। मॉक टेस्ट सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए आप उसे मानिए कि भैया मैंने जितना पढ़ा हुआ है, जो भी पढ़ा है, कितना मैं रिटेन कर पा रहा हूं, साथ ही साथ जो मैं कुछ वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जो मैं वक्त बिताऊंगा, मैं कैसे उन घंटों को बिताऊंगा, उसकी वो प्रैक्टिस कराने के लिए है। साथ ही साथ अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए है। लेकिन ये नहीं है कि वही अंतिम होता है कि जो मॉक टेस्ट में आपकी रैंक आएगी, अच्छी आएगी, बुरी आएगी, वही जो है वो फाइनल आपके प्रीलिम्स में वही डिसाइड करेगी, प्रीलिम्स में सिलेक्शन को, प्रीलिम्स में सक्सेस को। ये नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके मॉक में बहुत बुरे नंबर आते थे लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता प्रीलिम्स उसमें मॉक टेस्ट में टॉप करते थे, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट को बस इतना लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपके जो कमजोर क्षेत्र है उनका पता आपको उन मॉक टेस्ट से लग रहा है, आप बस उन पर फोकस कर रहे हैं। जो भी कमजोरियां आपको लग रही हैं उनको सही करने का ये आपके पास मौका होता है। तो सिर्फ उस तरीके से लीजिए। अगर उसमें कम नंबर आते हैं, ज्यादा नंबर आते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड मत मानिए, ठीक है। और जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पर आपको चीजें, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको आसान लगेंगी, ठीक है, बेहतर लगेंगी। आप उसी माहौल में वो आपके जो वक्त है जो आपने बिताया है मॉक टेस्ट देते वक्त, वो आपको वहां पर मदद करेगा कि जो आपका समय आप बिताया है आपने मॉक टेस्ट देते हुए, तो आपको लगेगा अरे ऐसे वक्त तो मैंने पहले भी ऐसे टेस्ट दिए हुए हैं। तो आपका एक जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मजबूत करेगा, मानसिक रूप से आपको मजबूत करेगा। तो बस उतना रखिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, लेकिन ये नहीं है कि कम नंबर आए या अच्छे नंबर आए तो उसी को आप स्टैंडर्ड मान लीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी मत हो जाइए अच्छे नंबर आने पर, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड भी मत हो जाइए बहुत बुरे नंबर आने पर। तो उसको स्टैंडर्ड मत मानिए, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। तो ये करेंगे। इसके अलावा समय का प्रबंधन रेगुलर करते रहिए। अपने जो समय का प्रबंधन है उसमें आप पढ़ाई
पुरजोर जब लास्ट के महीनों में पहुंचिए। अभी आपका जो है वो स्टैंडर्ड पढ़ाई होनी ही चाहिए, ठीक है। आप कम से कम 8 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। लास्ट के महीनों में खूब जबरदस्त यानी अपने पढ़ाई के आवर्स को बढ़ा दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि अंतिम महीने में बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि वो बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें घबराहट होती है, उनको मानसिक रूप से दिक्कतें आने लगती हैं। तो अंतिम महीनों में याद रखिए कि अपने शरीर को भी आपको ध्यान देना जरूरी है। याद रखिए कि स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, रोज आधे घंटे का वक्त लगाइए योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, कुछ ऐसी चीजें करने के लिए जिससे आपका मूड फ्रेश होता है। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मूड फ्रेश होने के लिए रील देखने बैठे आधे घंटे के लिए और फिर पता 5 घंटे का भी पता ना चला। तो ऐसा चीज मत अपनाइए अपने को हल्का करने के लिए जिससे कि वो आपकी लत की तरह से हो जाए। आपको ऐसी चीजें अपनानी है, एक्सरसाइज कीजिए, बढ़िया से कहीं पर टहलने जाइए, कहीं पर थोड़ा सा अपने दोस्तों से मिलिए जो कि आपके तरह से पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, बिल्कुल भी दूर हो जाइए, आपको जरूरत नहीं है उनसे मिलने की। अगर कोई भी इंसान आपको लगता है कि वो निगेटिव है, नकारात्मक बातें करता है, उससे बिल्कुल ये मत सोचिए रिश्ते खराब हो जाएंगे, हो जाएं, लेकिन उनसे बिल्कुल क्लियर बात है, उनसे दूर हो जाने की जरूरत है। बिल्कुल आपको उनको अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको अगर सकारात्मकता नहीं दे सकते हैं तो आप उनसे दूर हो जाना ही आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, शानदार लोगों से मिलिए। साथ ही साथ अपना जो टाइम है उसमें एक्सरसाइज, योगा कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए। उससे होगा क्या कि आपकी लाइफ में क्या होगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, साथ ही साथ आप स्वस्थ रहेंगे। तो जब स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग रहेगा, और स्वस्थ दिमाग रहेगा तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो याद रहेंगी और एग्जामिनेशन में आप बेहतर कर पाएंगे। तो याद रखिए कि अपने ब्रेक लेना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। कितना भी खराब आपका पेपर मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हो, सोचिए कि मेरा हो जाएगा, होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पॉजिटिव रहिए, अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए कि मेरी गलतियां ये हैं, मैं इन गलतियों पर सुधार करूंगा, मेरा ये टॉपिक सही से तैयार नहीं, मैं उस पर करूंगा, लेकिन मुझे सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। ये अपने दिमाग में रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। और ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे। डिसिप्लिन जरूरी है, रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन आपने 18 घंटे पढ़ लिया फिर अगले 3 दिन तक सोते रहे या फिर आपने नहीं पढ़ाई की, ऐसा नहीं है। रोज अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी है। 2 दिन रिवीजन का जरूर रखिए हफ्ते में, बाकी जो बचे दिन हैं उनमें आप रेगुलर चीजें पढ़िए, लेकिन 2 दिन रिवीजन का जरूर रखिए। और डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन में आए आप गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन रहिए, रोज पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अपने आप को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो भी डिसिप्लिन है, उसमें भी रहना जरूरी है, ठीक है, उसको भी अपनाना जरूरी है। तो उसके बिना यह काम नहीं चल सकता है। तो ओवरऑल आपको यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है सफल होने के लिए। और अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपनाते हैं, पहले मार्च तक में आप सारे स्टैंडर्ड चीजों को रिवाइज पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर अगले 2 महीने तक सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट को अंतिम मत मान लीजिए, उसको यह मानिए कि मेरी तैयारी का एक पार्ट है जो मुझे यह बता रहा है मेरी कमियां क्या हैं। और उसके बाद साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी चीजों की तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए, और इस स्ट्रेटजी और अपने आप को हेल्दी रखिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। ये सब चीजें अगर आप अपनाते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें करिए, कोई नहीं सफल होने से रोक सकता, आप सफल होने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपनाइए। और साथ ही साथ आपको और भी कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत है, कैसे आप कौन सी चीजें करें, अगर कहीं पर भी दिक्कतें आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। हम लोग उस पर अपनी स्ट्रेटजी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो होप कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आशा करता हूं आप शानदार करने वाले हैं। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं, आप बेहतरीन करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।